मैं हूं मोहम्मद उमैर अली, अदनान मतलूब। जामिन सिद्दीकी, फ़खर आसिफ बाजवा। वेलकम करते हैं आपको यूट्यूब चैनल क्रिकेट दीवाने पर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिकेट दीवाने यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें हम इनकी रिटेंशन के बारे से बात करेंगे। इसके अलावा हम इनके जो ड्रॉट में हर खिलाड़ी पर जो है जो भी खिलाड़ी ने पिक किया उस पर बात करेंगे। कौन सा खिलाड़ी की क्या रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, किस तरह की वो फॉर्म में है और हमें कैसी वो परफॉर्मेंस दे सकता है पीएसएल में, और उसकी तरफ से किस तरह की परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ जो क्रिकेट दीवाने मौजूद हैं उनमें फखर आसिफ बाजवा है और उमैर अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम करते हैं अपने दोनों क्रिकेट दीवानों को। वेलकम उमैर एंड फखर आसिफ बाजवा। Thank you, Adnan. Assalamu alaikum to all viewers. Assalamualaikum Adnan, thank you for inviting me to the show, and Assalamualaikum to all the viewers. हाँ जी, तो आज होस्ट चेंज हुए हैं, फखर आसिफ बाजवा की सीट चेंज हो गई है, मेरी सीट चेंज हो गई है। आज मैं हूँ होस्ट और आज प्लेटिनियम कैटेगरी पे पहले बात करते हैं ना। सबसे पहले तो गद्दीन एलेक्स हेल्स पे इन्होंने नहीं, पहले मार पहले ये बताएं, पहले आप अदनान पहले आप अदनान ये बताएं, आज आप ज्यादा ही चमक रहे हैं। गोरा होने का राज क्या है, पहले ये तो पता लगे ना हमें। आज आपने होस्ट की गद्दी भी छीन ली हमसे, तो आज कोई ना कोई तो स्पेशल डे है आज। एक एक बस रिंग लाइट लगी है, उसकी रोशनी आ रही है, चेहरे पे नूर हो गया, बस इतना सा फर्क है। तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद वालों ने मार्का मारा है, सभी कह रहे हैं, कराची वाले तो रो रहे हैं इस पे। हेल्स आ गए जी ट्रेड होके इंग्रम की तरफ। तो इस पे थोड़ा सा उमैर भाई पहले आप अपनी नजरसानी करें। अच्छा, सबसे पहले तो ओबियसली एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार्ट करने का सबसे बड़ा क्वेश्चन ही होता है कि जो एक ट्रेड हुई थी और एक डायमंड की वो दी थी इन्होंने पिक कराची को। तो एक इस्लामाबाद यूनाइटेड फैंस के वाले से उनके ज़हन में क्वेश्चन होता है कि आखिर ये क्यों हुआ। अच्छा, इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा जानना जरूरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के उन व्यूअर्स के लिए जो कि शायद इतना ज्यादा ड्राफ्ट से या उस तरह से मुंसलिक नहीं होते। उसमें देखें कि पहले इनके पास बहुत पिछले अरसे से लूक रॉन्की जो है वो रहे हैं, वो मेंटोर भी बन जाते थे, फिर इनके विकेट कीपर भी थे, तो बहुत, और ओपनर भी बड़ा एक्सप्लोसिव ओपनर थे। तो उनके लिए इस्लामाबाद के हिसाब से बहुत फिट एक जो है ना उनकी पिक थी, और वो बड़े स्टेबल हो चुके थे, एक जेलिन हो चुके थे टीम से, मैनेजमेंट से, हर तरह से। आप ये देखेंगे कोई भी ऐसा मेरे ख्याल में वो नहीं था जो उन्होंने मिस किया हो। इवन के ड्राफ्ट के अंदर भी वो मौजूद होते थे, बड़े एक्टिव होते थे। तो उनके जाने से तो इस्लामाबाद की जो एक ओपन स्पॉट थी वो बहुत ज्यादा वेकेंट थी। तो आई एम श्योर कि एलेक्स हेल्स क्योंकि वैसे ही कराची की तरफ खेलते रहे थे। अच्छा, पिछला सीजन भी एलेक्स हेल्स का बहुत अच्छा गया था कराची का, लेकिन उनको जो अपनी मेन स्पॉट है ओपनर की, तो वो नहीं मिल रही थी। तो मेरे ख्याल में ये एक वन ऑफ द बेस्ट चांस था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वो ग्रैब करें एलेक्स हेल्स को। और एलेक्स हेल्स क्योंकि मैं समझता हूँ इंग्रम इनके पास था, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो एलेक्स हेल्स का बहुत बड़ा नाम है इंग्रम से, क्योंकि इंग्रम के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कम है, एलेक्स हेल्स के पास ज्यादा है। और हमेशा बहुत कम ऐसे ओपनर्स हैं, आप सबको भी आइडिया होगा, कि जो ओपन भी करते हैं और इनिंग्स को लंबा भी लेके जाते हैं और एट विल पावर हिटिंग करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बहुत बड़ी ट्रेड है। और जो बिग बैश में इनकी एक फॉर्म लगी हुई है, फॉर्म क्या लगी हुई है, उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए, 30 छक्के मार दिए। मेरे ख्याल में क्रिस लिन ने 2 दफा अटेम्प्ट किया है, वो 27 और 25 छक्कों के हिसाब से वो आए, लेकिन तो क्रिस लिन को भी छोड़ के उन्होंने जो है अब वो 30 छक्कों का एक नया रिकॉर्ड बना दिया बिग बैश में। अब आई डोंट नो वो टूटता है कि नहीं टूटता, लेकिन इस वक्त ये तो कंफर्म है कि जी रंग जीत का जो है लाल है, और एलेक्स हेल ने लाल पहन के इस टाइम लाल फॉर्म में है। एलेक्स हेल्स हाईएस्ट स्कोरर जा रहे हैं बीबीएल के इस वक्त, और अपनी टीम को भी फाइनल में ले गए हैं। उनके प्लेऑफ स्टार्ट होने वाले हैं अब कुछ दिनों में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बीबीएल में भी वो अपनी टीम को वन साइडेड मैचेस जितवाए उन्होंने काफी ज्यादा इस्लामाबाद को अपनी बीबीएल में। सिडनी सिक्सर्स को, सॉरी सिडनी थंडर को। थंडर। सही वो छक्कों की बात किया उन्होंने इस साल। लिन को तो सब भूल गए और जित एक एक छक्के पे कराची वाले रो रहे हैं कि क्या हो गया, क्यों दिया। लेकिन जो है मसला यह कि उन्हें जरूरत थी मिडिल ऑर्डर की और ये खेलना जा रहे थे ओपनर, तो फिर जाहिर है फिर ट्रेड तो बनती थी। अच्छा, हसन अली जो वाइल्ड कार्ड पिक थी, फखर आप इस पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें।
हाँ, हसन का ये है कि अंदर से जो खबरें पता लगी हैं वो हसन चाहते थे कि वो प्लाटिनम में रहें, लेकिन उन्हें तमाम बल्कि फ्रेंचाइजीज भी चाहती थी कि वो प्लाटिनम में रहे। जो उनकी आपस में मीटिंग होती है उसमें वो हर प्लेयर, लोकल प्लेयर की कैटेगरी रिन्यूअल लिस्ट पे पहले डिस्कशन करते हैं, तमाम 5-6 फ्रेंचाइजीज मिलकर। जिस टाइप टीम का फ्रेंचाइज का प्लेयर होता है उसके बाकी जो 5 फ्रेंचाइजीज रह जाती हैं वो बैठ कर हर प्लेयर पर डिस्कशन करती है कि इसकी रैंकिंग अप जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए। तो हसन अली यकीनन सब जानते हैं, प्लेटिनम लेवल के ही प्लेयर हैं इस वक्त। जो उनकी रीसेंट फॉर्म चलती आ रही है काइजन ट्रॉफी की, अभी पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है उसमें, तो आज कोई अच्छा दिन नहीं गया उनका। लेकिन जो काइजन ट्रॉफी की उनकी फॉर्म थी वो काफी लेवल की थी। उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक लेके गए, फिर वो फाइनल में बैटिंग से भी अपना मैच ड्रॉ करने तक लेके गए। तो उसको देखते हुए जो तमाम फ्रेंचाइजीज ने फैसला किया था वो ये किया था कि उनकी जो रैंकिंग है वो प्लेटिनम ही रखी जाएगी। लेकिन पीसीबी ने एक पता नहीं क्या सोच समझ कर उनको डायमंड में रेलीगेट कर दिया। अब शायद इसके पीछे कोई इंजरीज को देख के कि जिस तरह वो इंजर्ड रहे हैं हम्म, पिछले साल बीएसएल के बाद, वो इंजर्ड रहे हैं शायद इस वजह से कि वो अभी उस तरह ना तो क्रिकेट खेल रहे थे जब ये शायद मीटिंग हुई होगी, ना तो उस तरह की उनकी फॉर्म हुई होगी जो कायदे आजम ट्रॉफी में है, ना उसके बाद फाइनल तो बाद में खेले, उसके बाद फिर ड्राफ्ट हुआ है। तो इस वजह से शायद उन्होंने डायमंड में जी, उसकी कैटेगरी क्या है, वो कहाँ पे खेल सकता है। और फिर जाहिर फिर इसी तरह होना था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें अपने वाइल्ड कार्ड पिक किया। तो उसके बाद जो शादाब खान कैप्टन है, वो भी बैटिंग में तो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जो जब वो आए थे एज एन इमर्जिंग प्लेयर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेले तो गुगलीज करते थे, वो गुगलीज आजकल कहाँ है उमर भाई, हमें नजर नहीं आ रही। वो हम चाह रहे हैं कि कोई गुगलीज हूँ और विकटें उड़े, कोई नजर नहीं आ रहा आजकल, वो वाला शताब चाहिए हमें। हाँ नहीं, अदनान बिल्कुल बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है आपका। बल्कि आप क्या, मेरे ख्याल में पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान उन गुगलीज को ढूंढ रहा है। जैसे कि शादाब और आजकल जो आमिर जैसे पहले रिवर्स स्विंग ढूंढते थे अपनी, और अब आजकल ये जो है शादाब थोड़ा सा वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, शादाब को जो थोड़ा मैंने देखा है कि लीडरशिप क्वालिटीज तो उनकी नजर आई हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो अब जो है उनको फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से, क्योंकि वो ज्यादातर बनने की कोशिश कर रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर, जबकि पाकिस्तान टीम में भी और किसी भी टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और अगर अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बैटिंग नो डाउट बहुत इंप्रूव की है, लेकिन अगर साथ में अपनी उसी बॉलिंग को, क्योंकि हमारे एस बॉलर कहलाते हैं। देखिए अभी भी न्यूजीलैंड में हम गए थे, तो जब उनको मार पड़ रही थी तो कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि हमारे जो बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के एस बॉलर को बड़ी इजीली हिट कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया है इनके अपने लिए भी। तो क्योंकि कंपटीशन इतना स्टिफ है आजकल के वन अनदर आफ्टर अनदर आपको एक नई चॉइसेस नजर आती हैं, तो शादाब को अपनी बॉलिंग पे वर्क करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं क्या नाम है, हसन अली के उसमें भी थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हसन अली, आप ये देखें कि लास्ट टाइम इस्लामाबाद हमेशा से एक बैटिंग टीम कहलाती है, कि जो एंड तक उनकी बैटिंग होती है और स्ट्रांग उनके पास बैटिंग एक लाइनअप होती है, वो अभी भी है। लेकिन लास्ट में उनको सबसे बड़ा हिट यही पड़ा था कि उनके पास बॉलिंग बहुत वीक थी और जितना मर्जी स्कोर कर लेते थे, बॉलिंग उनको हिट पड़ जाती। तो हसन अली का इंक्लूजन, एक तो वो आप लोगों ने मिस किया कि जो रोटी ग्रुप का जो है एक एलिमेंट, वो एक बड़ा मजेदार कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके अंदर आसिफ अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शादाब हैं और फिर अभी हसन अली हैं। सिर्फ फखर रह गया, उनको जरा लाहौर ने पकड़ के रखा हुआ भी, नहीं तो जाने की कोशिश वो भी पूरी कर रहे थे। लेकिन ये कि उन्होंने रोटी ग्रुप कंप्लीट करने के साथ साथ अपना बॉलिंग को एक स्ट्रॉन्ग कर दिया काफी। अच्छा सही है उमर भाई। रोटी ग्रुप फखर ने तो अपने काम कर ही दिया था, जब अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। उन्होंने भी ज़ाहिर जो बातचीत उनकी हुई होगी उसके बाद ही कुछ ना कुछ स्टेप लिया होगा, ट्वीट की होगी। लेकिन उस पे जब लाहौर की बात होगी तब बात करेंगे। लेकिन अब डायमंड में मूव करें तो कॉलिन मुनरो है। कॉलिन मुनरो भी बिग बैश लीग में इस वक्त छाए हुए हैं और न्यूजीलैंड की टीम से अभी वो नहीं खेल रहे। तो फकर क्या कहते हो कॉलिन मुनरो के बारे में, जिसका उनकी फॉर्म लगी हुई है, इसका कितना फायदा होगा? एलेक्स सेल्स और कॉलिन मुनरो जब ओपन करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एक जो टॉप क्लास ओपनिंग जोड़ी होगी पीएसएल में, जो टॉप होंगी टॉप 3, मेरे ख्याल में उनमें ये भी शामिल होंगे दोनों, कॉलिन मुनरो और एलेक्स सेल्स।
हाँ, कॉलिन मनरो का लास्ट ईयर देखा जाए तो वो प्लैटिनम कैटेगरी में थे, लेकिन इस साल उन्होंने अपने आप को प्लैटिनम में नहीं ऑफर करवाया था। इन्होंने डायमंड में अपने आप को ऑफर करवाया था। जबकि बाकी हम देखें तो दूसरे प्लेयर जबकि जिसमें इसुरु दाना जैसे टाइप के प्लेयर्स थे, जब वो प्लैटिनम में अपने आप रजिस्टर करवा रहे हैं तो कॉलिन मनरो अपने आप को डायमंड में क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि बारो बार इनकी थोड़ी डील हुई हो इस्लामाबाद और कॉलिन मनरो की। कॉलिन मनरो चाहते हो कि मैं इस्लामाबाद से ही खेलना चाहते हूँ, और इस्लामाबाद वाले कहते हैं कि हम आपको अगर यूनाइटेड में अगर आप चले गए प्लैटिनम में तो हम आपको रिटेन नहीं कर सकेंगे। तो शायद उन्होंने फिर ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो कि आप डायमंड में ही अपने आप को रजिस्टर करवाएं तो हम आपको रिटेन कर लेते हैं। तो पीछे की थोड़ी कहानी मुझे इस तरह की लगती है, लेकिन अगर डायमंड में कॉलिन मनरो जैसा प्लेयर अगर किसी टीम को मिल जाए तो वो तो ब्लेसिंग है उनके लिए। क्योंकि जो टॉप ऑर्डर इनका फिर देखें हम, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो अगर ओपन करेंगे तो वो तो अगली टीम को खत्म कर देने वाली बात है। बिग बैश में भी हाईएस्ट नंबर ऑफ 50s जो जा रही थी, अब शायद हेल्स ने उनको ओवरटेक कर लियो। कुछ मैचेस पहले तक हाईएस्ट 50s जो जा रही थी वो कॉलिन मनरो की थी। वो वन डाउन आगे खेलते थे और काफी अच्छा स्टार्ट देते थे अपनी टीम्स को, और फिर आगे मिडिल तक लेके चलते थे। तो आई थिंक 10 out of 10 ऑन दिस पिक ऑन डिटेंशन। सही है। आप उमर भाई इसमें कोई ऐड करना चाहें कॉलिन मनरो के हवाले से? नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल और सारा कुछ उन्होंने बता ही दिया। मतलब कॉलिन मनरो जैसा प्लेयर आपको डायमंड में मिल जाए तो इससे फट के क्या चीज हो सकती है किसी भी टीम के लिए ऑन गिवन डे। तो बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि देखा जाए तो इस्लामाबाद काफी ब्लेस्ड रही है इस दफा, क्योंकि आप ये देखें फहीम अशरफ भी पहले के वक्तों में प्लाटिनियम प्लेयर होते थे, वो भी अब आजकल इनको डायमंड में अवेलेबल है। इस तरीके तो हुसैन तलत की काफी जो है रेटिंग पहले से कम करी ऊपर से इनके जो जी। ड्राफ्ट की पिक्स थी वो भी सारी जी, शुरू में आ गई हैं, तो ये कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो गई है। और मतलब मिसबा भी ये चले गए हैं, ट्रिपल ये मेहरबानी भी होगी। इनके लिए मेहरबानी। मिसबा भी चले गए। फैन का ये भी है ना, फैन का आप देखें तो उसने ज्यादा जो आउट किए थे वो जब लीग यूएई में होती रही है तब, लेकिन लास्ट ईयर जब उसने किया था तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी फैन की। और उसके बाद फिर ड्रॉ भी हुए थे पाकिस्तान टीम से। अभी दोबारा वापस आए तो ये है कि उनकी कैटेगरी तो नीचे जानी थी। और पिछले साल भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये प्लेटिनियम डिजर्व नहीं करता, लेकिन उस वक्त वो डिजर्व करता था जिस तरह उसने यूएई में टॉप करता रहा है वो ऑलमोस्ट। और इस तरह उस वक्त वो रैंकिंग में भी T20 में टॉप 10 में था। एक वक्त में तो ये अकेला फास्ट बॉलर था जो टॉप 10 में था, बाकी सब स्पिनर थे। तो उस हवाले से भी काफी जबरदस्त रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के फहीम अशरफ। और उसका आप बैटिंग भी कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आप जिस तादाद को प्रमोट किया है, अगर फहीम को भी ये प्रमोट करके थोड़ा सा ऊपर ला के, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर अगर लाएं तो इन्हें चांस मिले प्रॉपर तो शायद जो जरूरत है हमें इस वक्त ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, शायद वो पूरी कर दे फहीम अशरफ। फकत आप बताएं इसके बारे में। हाँ, फ़हीम का ये है कि अब नेशनल टीम में भी परमानेंट पार्ट बन गए हैं फ़हीम अशरफ, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड टूर पे भी दी उन्होंने। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो रेलीगेट हुए हैं, तो सरफराज अहमद का भी आप देख लें, वो भी परफॉर्मेंस उनकी कोई खास नहीं है पूरा साल। नेशनल टीम में भी का हिस्सा भी नहीं है वो रेगुलर, लेकिन कोयटा की टीम उनको हमेशा प्लेटिनम में रखती है क्योंकि कैप्टन है उनके। लेकिन जबकि बाकी टीम जो थोड़ी चालाकी का मुजाहरा करती हैं, वो फिर अपनी बाहर के अच्छे प्लेयर लेने के लिए ऐसे प्लेयर्स को थोड़ा नीचे एक कैटेगरी डाउनग्रेड करवा के तो फिर अपनी प्लैटिनम लेवल के प्लेयर्स अच्छे पिक कर लेती है। तो लेकिन अब फिलहाल देखा जाए तो फहीम प्लैटिनम लेवल के ही प्लेयर बन गए हैं जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस चल रही हैं। सही है। वैसे आप तो काफी उनके अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन आपने कैटेगरी प्लाटिंग में कह दिया तो फिर तो ज़ाहिर डिजर्व करते ही होंगे। लेविस रंग ग्रेगरी जीत का इंग्लिश खेले थे शार्ल्स एलमी के लिए। उस हवाले से बताएं जी, मैच में क्या कहते हैं? कोई हमारे साकिब भाई तो कहते रहते हैं कि वो सही मजेदार बॉलर है, फेंटा उसे लगने वाला है। और ऐसे बॉलर को मैं 6 के 6 मारूं। आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बैक एंड स्टोरी व्यूअर्स को भी। तो वो एक्चुअली ये क्या था, उन दिनों वो लाहौर और इस्लाम पेशावर का मैच हो रहा था। तो उसमें ये कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के मैच देख रहा था। लेन ने जब उसको मारना शुरू किया तो वो मेरा दोस्त था, हम लोग का पर्सन है, तो उसने कहा यार ये तो बड़ा मीठा बॉलर है तो वहां से मेरे मुंह पे भी चढ़ा। और बाकी उसको जिस तरीके से वो मजेदार बॉलें करा के उसको छक्के और चौके खा रहा था ना, वो लग भी कुछ ऐसे ही रहा था उस वक्त कि लुइस ग्रेगरी जो है वो, हालांकि नो डाउट अगर आप उसको यूटिलिटी किसने यूटिलिटी ब्लास्ट अगर फॉलो किया हो या अगर डोमेस्टिक इंग्लैंड का फॉलो करता हो, वो उनका बड़ा एक अच्छा बॉलर है, बैटिंग अटैकिंग बॉलर है और विकेट टेकिंग बॉलर है।
बॉलर भी है और बैटिंग में भी बहुत आउटस्टैंडिंग वहाँ पे परफॉर्मेंस है। लेकिन वो वाली बात है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीजें सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो वही वही मैं डिस्कस कर रहा था साकिब से, वही तो वहाँ पे वो साकिब मुझे बाद में कह रहे कि मैंने भी अपने शौक के अंदर जो है ना, वो तुम्हारे कहने के बाद मेरे मुंह पे भी चढ़ गया, मैं उनको भी मीठा बॉलर कहता रहा। तो उसमें ये कि ओबियसली उनको अपनी बॉलिंग पे तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉलिंग उनकी इंटरनेशनल लेवल की नहीं, लेकिन हाँ जो प्लस पॉइंट यही है कि जो जिस तरीके से वो लंबे हिट्स मार सकते हैं, तो उस हिसाब से डायमंड कैटेगरी में मेरे ख्याल में अगर उन्होंने जैसे डेविड वीजे को एक स्टार्ट में लाहौर ने पिक किया, और हर बंदे क्वेश्चन कर रहा था कि यार इनको डायमंड कैटेगरी में आपने क्यों पिक किया, लेकिन उन्होंने अपनी वर्थ शो की है कि वो डायमंड नहीं, वो अगर प्लाटिनियम में भी होती तो उनकी वर्थ वहां पे है। तो अगर लुइस ग्रेगरी के पास एक बार फिर मौका मिला है उनको कि अपने आप को प्रूव करें इन पीएसएल के वो किस कैटेगरी के बॉलर हैं, और अपनी जो कैटेगरी है उसमें वर्थ में वो करें। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, इस्लामाबाद की जो सबसे मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि वो अपना कोर नहीं छोड़ते। ओबियसली दो दफा चैंपियन बनी, आप ये देखें कि वो अपने प्लेयर्स के को साथ इस तरह उनकी कमिटमेंट इस तरह की है कि अभी रोमन राइस का हमारे सामने केस है। रोमन राइस को जिस तरीके से इन्होंने एक बॉलिंग कोच की तरह नॉमिनेट किया, उससे पहले जोहान बोटागो जो उनके साथ बॉलिंग कोच पीएसएल 2 में रह चुके हैं, उनको उन्होंने कोच के तौर पे लेके आए। तो वो ना सिर्फ अपने करंट खिलाड़ियों को किस तरह कोशिश करते हैं कि अपने साथ लेके चलें, जो उनके साइड पे हो रहे होते हैं उनको भी किस तरीके से लेके चलते हैं। इसमें रेहान उल हक का बहुत मेरे ख्याल में बड़ा हाथ है, तो इस मामले में उनको वाकई क्रेडिट देना चाहिए। तो इस रैग लेकिन मेरे नहीं ख्याल के डायमंड में उनको पिक करना चाहिए था। उनसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे, प्लेटिनम में उनसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स मौजूद थे जो कि डायमंड तक आने के लिए राजी हो भी जाने थे। तो आई थिंक इनको अगर सिल्वर जाके पकड़ते तो आप डिफेंड कर सकते थे। डायमंड में डिफेंड करना मुश्किल होगा। इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, फकर सॉरी बात काट रहा हूँ अदनान आपकी, इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है, जो इस्लामाबाद का एक माइंडसेट हमेशा से रहा है कि वो हमेशा एक वो प्लेयर ऑलराउंडर उठाएंगे जो कि यूटिलिटी प्लेयर है और ऑलराउंडर प्लेयर है, क्योंकि वो उस फॉर्मूले में फोकस करते हैं कि उनके 11 के 11 प्लेयर जो है वो बैटिंग भी करते हो। तो उस थॉट प्रोसेस के हवाले से वो मेरे ख्याल में उनके लिए बेस्ट चॉइस था। लेकिन हाँ, ये अभी भी जैसे फकर ने बात की कि डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, इस पे तो मेरे खुद बहुत बड़े रिजर्वेशन है। मेरे ख्याल में वो गोल्ड के ऊपर का प्लेयर अभी भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। चले अब मूव करते हैं गोल्ड में, जिसमें कह रहे हैं कि गोल्ड में लेना चाहिए था लेविस ग्रेवी को। आप टीम के कॉम्बिनेशन को देख के कुछ टीमें जो है खिलाड़ियों को ले लेती हैं, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कैटेगरी में, वो अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। चले गोल्ड में हुसैन तलत काफी अरसे से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जो डोमेस्टिक इस साल हुआ है, इसमें नेशनल T20 कप भी है, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सदर पंजाब के लिए। इसके अलावा कायदे आजम ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद न्यूजीलैंड गए, और फिर आपको पता ही है आगे की स्टोरी। आप बताएं कि क्या कहते हैं हुसैन तलत के बारे में, जो हमेशा ही उनके साथ रहे। पिछले साल कुछ उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली, लेकिन इस साल क्या कहते हैं फकर कि क्या कर सकते हैं हुसैन तलत इस साल। आसफ अली का भी हम बात करेंगे इनके साथ ही, लेकिन हुसैन तलत पर पहले बात कर लेते कि हुसैन तलत का बताएं आप। हुसैन तलत की जो न्यूजीलैंड का एक इन्होंने टूर किया रिसेंटली, उसमें भी 2-3 इनिंग्स काफी अच्छी खेली जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, लेकिन उसमें कारकर्दगी नहीं दिखा सके बेहतर। लेकिन उससे पहले काजन ट्रॉफी में काफी अच्छी इनिंग्स खेली और नेशनल T20 कप में स्पेशली काफी बेहतर खेलते रहे हैं। तो आई थिंक वो इनका काफी पुराना हिस्सा भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और इनके जो कैप्टन है शादाब खान, वो इनको यूज करना भी अच्छी तरह जानते हैं कि इनको कहाँ पे मैंने बैटिंग करवानी है, कब बॉलिंग देनी है, कितने ओवर इनसे करवाने हैं। तो आई थिंक जो इनका इंटीग्रल पार्ट है और इनकी कोर का एक हिस्सा है हुसैन तलत, तो उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड रिटेन करके काफी खुश होगी। सही है। आसिफ अली एक और प्लेयर है जो आप कहते हैं कि जिसका कोर का हिस्सा है, बाकी प्लेयर्स सारे शादाब है, इसमें फहीम है, इसी तरह आसिफ अली भी है, हुसैन तलत भी था, तो उस पर बात हुई है। आसिफ अली के बारे में भी बताएं कि किस तरह की रिसेंट परफॉर्मेंसेस इनकी किस तरह की हैं। हमेशा ही पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करते रहे, अभी रिसेंट परफॉर्मेंसेस किस तरह की है कि अभी फॉर्म में आएंगे, पीएसएल में एंटर होंगे, या फिर आउट ऑफ फॉर्म, क्या सीन है। रिसेंट तो काफी अच्छा जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो सारे प्लेयर्स हैं तकरीबन।
सारी तो फॉर्म में है। मैंने ट्वीट भी की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की ना कि काफी ज्यादा प्लेयर्स इस वक्त फॉर्म में हैं, तो सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे वो तो काफी खुश हुए, नीचे सारों ने कमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी लाहौर के फैंस थे वो सारे आगे के इनकी फॉर्म अभी तक ही है, ये 1 महीने में फारग हो जाएंगे सारे। तो आसिफ अली भी उनमें से एक शामिल है। और इस पाकिस्तान कप में काफी अच्छी हर मैच में तकरीबन 70-80, वो भी 150 का स्ट्राइक रेट, 140 का स्ट्राइक रेट उसमें भी। लेकिन ग्राउंड भी जो है पाकिस्तान कप की वो भी तकरीबन 16-17 मरले में ही है, और बॉलर्स भी फिर सामने से ऐसे ही होते हैं तो लेकिन फिर भी जो डोमेस्टिक में तो हमेशा ही परफॉर्म करते हैं आसिफ अली, उसमें तो कोई शक नहीं है। लास्ट सीजन इनका अच्छा नहीं गया था इस्लामाबाद का, लेकिन उससे पहले सारे सीजन में परफॉर्म करते रहे, तो यकीनन कोर का हिस्सा है, और उनके एज फिनिशर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेन हिस्सा है। जी उमैर भाई, फिर साथ बात करते हैं। फकर कहते हैं कि जी 15-16 मरहले के ग्राउंड में खेल रहे हैं, आसिफ अली बॉलर भी सामने अच्छे नहीं है, कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर साथ उस पर बताएं कि किस तरह की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं T20 क्लास में, बिग बैश में, और पिछले साल भी लिया था इन्हें, कोई उस तरह की खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन सब भी जो है सोच रहे हैं कि फिर साल को दोबारा क्यों लिया, तो उस पर बताएं। विकेट कीपर भी हैं, चाहिए भी था विकेट कीपर, तो एक विकेट कीपर ये भी है, इस पे बताया थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि इस्लामाबाद की एक सबसे मेन चीज ये है कि वो जब किसी लड़के को अपने साथ खिलाती हैं तो उनके साथ एक एक जेलन हो जाते हैं उनके साथ। आप ये देखेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि फिल सॉल्ट की कोई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हालांकि वो अबू धाबी में सबसे पहले नजर आए थे, जो लाहौर कलंदर की तरफ से टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, वहां से मंजरेआम पे आके फिर उसके बाद इस्लामाबाद ने उनको तब पिक किया था, और तब से वो ऑन एंड ऑफ उनके साथ है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो एज अ बैकअप के तौर पे लिया था, क्योंकि पहले तो लूक रॉन्की उनके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, क्योंकि अब लूक रॉन्की नहीं था, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि फील्ड शॉट 2-3 PSL उनके साथ खेल चुके हैं और रीजनेबल हिटर हैं। ठीक है, वो जाहिर बात है वो लूक रॉन्की का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना उनकी परफॉर्मेंस का, लेकिन स्टिल बैकअप ऑप्शन के लिए ही इज अ गुड ऑप्शन। लेकिन वही वाली बात है कि इससे बेहतर ऑप्शंस वहां पे मौजूद थी, जॉनसन चार्ल्स जैसे अगर ऑप्शंस भी वो भी आप पिक कर सकते थे। लेकिन अच्छा। वही वाली बात है कि उनको बेहतर लगा ये। तो फिल शॉट के बारे में ये कहूंगा कि क्योंकि उनका वो कोर का हिस्सा था, इस वजह से उनको रिटेन उन्होंने किया है। और अगर आपको याद होगा कि उन्होंने इसको एक दो दफा मौका दिया था कि ओपन करने का, वहां पे इन्होंने एक 50 भी स्कोर की थी और अच्छे रेट पे की थी। तो ये पूरे ऑन द डे, जी जी, पूरे ऑन द डे टूर्नामेंट में एक अच्छी, एक 50 मार देते होते हैं ये, बाकी मैचेस हाँ में वही, 10-15 स्कोर ही होता है इनका। जी और जी, वो इसका क्योंकि ये कंसिस्टेंट नहीं है ना। 25 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट काफी जबरदस्त है, तकरीबन 150 का स्ट्राइक रेट है इनका, और ठीक, 25 की एवरेज है। यही है कि वही आते मिस हैं कुछ मिस रेट है। एक आध टूर्नामेंट में, एक आध मैच में चलते हैं, बाकी जो है 25-30 ये बना के आउट हो जाते हैं, एक दो टल्ले लगाते हैं, फिर चले जी। अच्छा, इस्लामाबाद के प्लेयर्स के साथ जी जी थोड़ा सा ये इश्यूज रहा है कि कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। अगर आप हुसैन तलत से लेके आसिफ अली, और आसिफ अली के बाद अब फिल शॉट पे भी देखें, तो उनका एक आधा मैच अच्छा चलता है, उसके बाद फिर अगले मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब कंसिस्टेंसी का एक इशू है, इसी वजह से लेकिन अगर इनकी इस्लामाबाद कई दफा बैट स्ट्रगल भी करती है। इनकी बैटिंग बैटिंग ही इसलिए चलती डीप है, है, 11 तक चलती है, कोई 11 में से एक आधा तो चल ही जाता है। स्कोर वो एक इसी वजह से। एक 180 कर जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जो इनको मसला है वो चेस करवाने का था, 180 करके भी चेस करवाते रहे। तो हसन अली का जो इस बार फैक्टर है वो बाकी इसको मदद देगा इस बार। हाँ, तो चले सिल्वर पे मूव करते हैं। सिल्वर पे इनके पास बॉलर्स भी हैं, तो बॉलर्स पे भी थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। मूसा खान है, उन पे बता दें उमैर भाई। मूसा खान मूसा खान मेरे ख्याल में इम्प्रूव बॉलर है। पहले स्टेज अगर आप देखें, स्टार्ट में जब ये आए थे तो इनकी पेस भी कम थी, इनकी लाइनो लेंथ भी थोड़ी सी ऑकवर्ड थी कि वो उनको इजी था हिट मारना। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अब इनकी पेस अप हुई है। इनको सबसे बड़ी बात थोड़ा सा माइंड से बॉलिंग कराने आई है। नॉर्मली ओबियसली अभी भी उनके पास काफी रूम है इम्प्रूवमेंट का, लेकिन मेरे ख्याल में मूसा खान ने काफी अपने आप को प्रूव किया। मुझे आज याद है, मैं मैच ही देखने गया हुआ था और क्रिस लिन को मैं देखने गया हुआ था, सारा बताऊं तो मूसा खान ने उनको बड़ी अच्छी बॉल पे, और उनको मतलब वो हिट मारने गए थे तो थोड़ा सा गेंद उनकी जंप गई थी, जिसके ऊपर टॉप एज लग के वहां पे बड़े इजीली कैच हो गए थे। तो मूसा खान इस तरह का बॉलर है कि वो आपको देखें, इतना ज्यादा उनका वो नहीं है हुजूम नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो रनर करके आके
एकदम से वो एक अच्छी स्पेस पे बॉल करते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट। सबसे बड़ी बात, लाहौर को जो उन्होंने मैच जितवाया था, तो वो कौन भूल सकता है। तो वो मेरे ख्याल में मतलब एक पूरा मैच उन्होंने, एक हारा हुआ मैच जितवा दिया, तो ऐसा प्लेयर को रिटेन करना तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के लिए, वैसे ही वो भी सिल्वर में, तो वेरी गुड पिक, वेरी वेरी गुड पिक मेरे ख्याल में। अच्छा, अच्छा। मैं इतना रेट नहीं करता मूसा को ना फिलहाल। अभी मेरे ख्याल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। थोड़ा इनका जो कद का फैक्टर है ना, वो तो उससे थोड़ा मार्क आ जाते हैं। अगर इनकी हाइट वगैरह अच्छी होती है ना बेहतर, तो फिर बेहतर अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते थे, अभी बन यार सकते हैं, फखर, वो लेकिन फिलहाल मैं सिल्वर से, यार यार सिल्वर ये से पता नीचे बेचारे को कहाँ रखोगे। अब वो एमर्जिंग में तो आने से रहा है यार, सिल्वर की पिक के हिसाब से तो अच्छा है वो। सिल्वर ठीक है। हाँ, इनका कोर का हिस्सा भी लास्ट ईयर भी सही तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक ऐसा प्लेयर है जो हारा हुआ मैच जितवा दे और वो आपको अभी भी सिल्वर में अवेलेबल हो, तो आई आई थिंक इट्स द बेस्ट चॉइस यार। सही। तो सर, चलें, ये हम पता है आपकी क्यों मान लेते हैं। ज्यादा रेट कर, पता है क्यों ज्यादा रेट कर रहे हैं? लाहौर कलंदर के खिलाफ ये चल जाता है ना, इसलिए ज्यादा रेट कर रहे हैं अपनी अच्छा, कोई भी वीडियो हो उसमें आपने लाहौर कलंदर को किसी भी प्लेयर के साथ लाजमी अटैच करना है कि इसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है। जफर गोर, क्या है, क्योंकि आपने तो किसी न किसी तरह प्लेयर की परफॉर्मेंस को लाहौर कलंदर के साथ अटैच करना ही करना है। तो आप जफर गोर, अगर आप बताएं जी, ये बार बार लाहौर पे चले जाते हैं। जफर गौर की भी काइजन ट्रॉफी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर थी। फिर उनको फिर पाकिस्तान टीम में भी सिलेक्ट हो गए, एक टेस्ट मैच खेले उसके बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर कर दिया। लेकिन इसको सिल्वर में इनको सक्सेसफुल रेलीगेशन करके रिटेन किया इन्होंने। तो आई थिंक सिल्वर में काफी अच्छी पिक है। और इनको पहले भी ये अपनी टीम में रखते रहे हैं इस्लामाबाद वाले, लेकिन उस तरह चांस नहीं दे सके प्लेइंग 11 में। तो आई थिंक इस साल वो उनका बनता है कि उनको प्लेइंग 11 में प्रॉपर चांस दिया जाएगा। तो अगर जफर गौर को चांस मिलता है प्लेइंग 11 में, तो यकीनन वो प्रूव करके अपने आप को पाकिस्तान की T20 टीम में भी अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे जफर गोर का कहा है, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना केस, वही रोहिल नजीर भी है जो अपना केस और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी विकेट कीपर्स की भी जरूरत है। रिजवान हम्म। नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप की जरूरत है। जिस तरह रोहिल नजीर को पाकिस्तान शाहीन से हर तरह के मौके मिल रहे हैं, लेकिन हम यही कहते हैं हमेशा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी PSL है। तो क्या कहते हैं, पिछले साल उस तरह के मौके नहीं मिले, इस साल क्या रोहेल नजीर खेलेंगे या फिल सॉल्ट खेलेंगे? क्योंकि विकेट कीपिंग के ऑप्शन तो दो हैं इनके पास। तो आपको क्या लगता है कि इस साल प्रॉपर चांस मिलने वाला है रोहेल नजीर को, या सिर्फ फ्यूचर को देखते हुए इस्लामाबाद ने इन्हें पिक कर लिया कि चले अभी पिक कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं इन्हें अपनी टीम में, आगे फ्यूचर में जो वन ऑफ बेस्ट विकेट कीपर्स होंगे उनमें शामिल होंगे पाकिस्तान के विकेट कीपर्स में, तो रोहिल नजीर को पहले सिक्योर कर लेते हैं? इसकी थोड़े से बता दें फकर। हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादा यही है इनका कि फ्यूचर को देखते हुए इन्होंने अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि एक फॉरेन प्लेयर जो है वो फिल सॉल्ट है इनके पास कीपर, लेकिन उनका कोई पता नहीं होता इस साल वो अवेलेबल है, अगले साल अवेलेबल नहीं है। तो उसको देखते हुए इन्होंने एक लोकल कीपर को अपने पास सिक्योर कर लिया है, जो कि बहुत मेरे ख्याल में गलती की थी मुल्तान सुल्तान वालों ने इसको छोड़कर। उनको पहले तो इनको रिलीज नहीं करना चाहिए था। और जैसा अभी रिसेंट फॉर्म की बात करें, तो कैप्टनसी कर रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स की भी, और पाकिस्तान अंडर 19 जो वर्ल्ड कप लास्ट ईयर खेला उसके भी कैप्टन थे। तो शाहीन्स की तरफ से भी इन्होंने एक आध मैच में काफी अच्छी बैटिंग की और मैच जितवाया भी पाकिस्तान की शाहीन टीम को। और अभी वनडे कप में भी लास्ट में चेक करा था, काफी अच्छी एक इनिंग्स खेली थी इन्होंने। 120-130 के स्ट्राइक रेट से आई थिंक 60 या 70 रन की इनिंग्स खेली थी। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। और थोड़ा लोग कहते हैं कि ODI टाइप के प्लेयर हैं, ज्यादा T20 लेवल के प्लेयर नहीं है, उस तरह तेज नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आप इनके लास्ट इनिंग्स देखें जो PSL लास्ट इन्होंने खेला लाहौर के खिलाफ मैच में, उसमें इन्होंने एक शॉट मारी थी आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी को, रिवर्स स्वीप मारी थी थर्ड मैन पर। उससे आपको अंदाजा लगा लें कि ये 360 टाइप के प्लेयर बन सकते हैं और काफी अच्छी क्लासिकल बैटिंग कर सकते हैं। रोल मॉडल तकरीबन ये बाबर को ही कहते हैं अपना, और बाबर की तरह की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान टीम में भी ये परमानेंट नाम बना सकते हैं। सही है। वो बाबर, अब बाबर इफ्तिखार को रोल मॉडल, करते हैं। हाँ बाबर को रोल मॉडल बनाया, तो थोड़ा सा वो पावर हिटिंग में वहां भी वो भी लैग कर रहे हैं, ये भी लैग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रोल मॉडल चेंज करने का मसला लग रहा है मुझे है। क्योंकि सही है। वैसे नहीं, नो डाउट, मजाक 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 अलग अपनी जगह, लेकिन नो डाउट मैं खुद रोहिल नजीर का काफी एक अच्छा बॉलर हूँ, नो डाउट। उस बच्चे ने जिस तरीके से बड़ी यंग एज के अंदर
अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी ना सिर्फ दिखाई है बल्कि प्रूव की है, ओवर एंड ओवर प्रूव कर भी रहे हैं। तो ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली एज अ बैकअप विकेट कीपर, बिकॉज आई थिंक द फर्स्ट चॉइस विल बी डेफिनेटली विल बी फिल सॉल्ट, बिकॉज उनके पास पावर हिटिंग की ऑप्शन भी है और ओब्वियसली वो एक इंटरनेशनल लेवल का उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो लेकिन बैकअप के तौर पे जैसे फखर ने कहा तो फिल सॉल्ट बहुत अच्छी चॉइस होगी इनकी। क्योंकि जो इनके प्लेइंग 11 बनती है ना उसमें टोपली और मेरे ख्याल में ग्रेगरी शायद बाहर बैठे हैं, तो फिल सॉल्ट तो खेलना मस्त हो जाएगा। शायद अगर फिल सॉल्ट पहले 3-4 मैच नहीं चल पाते तो फिर रोहिल को ट्राई किया जा सकता है। इफ्तिखार पे मूव करते हैं। इफ्तिखार का ये इफ्तिखार के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इस पीएसएल में इनको प्रॉपर चांस मिलता है, अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, तो वर्ल्ड कप में इनकी जगह, एशिया कप में इनकी जगह पक्की हो सकती है इफ्तिखार अहमद की। तो क्या कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद के बारे में अभी सुनने में आ रहा है कि इन्हें ड्रॉप किया जाएगा, जो सीरियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्हें ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि परफॉर्मेंस माजी में इनकी रही है, पाकिस्तान के लिए इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं रही इनकी। तो इफ्तिखार के बारे में आप की क्या राय है? इफ्तिखार सबसे पहले तो एक लकी चार्म है वो, किसी भी अभी तक जो पीएसएल का उनका एक रहा है सिनेरियो, वो यही रहा है कि जिस भी टीम के लिए की तरफ से वो खेले वो टीम टाइटल विन की है। तो अगर इस हिसाब से जाए तो इस्लामाबाद ने तो बहुत अच्छी एक पिक की है, वो भी सिल्वर में। इफ्तिखार नो डाउट उनकी इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं रही है। फिर दूसरा वो सेंसिबल हिटर मैं समझता हूँ उनको, वो देखेंगे वो भी अब वो आते हैं तो वो एकदम से उल्टी पुल्टी शॉट नहीं मारते, वो अगर हिटिंग करते हैं प्रॉपर हिटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात वो एक बॉलिंग का जो ऑप्शन देते हैं वो बड़ी खिंची हुई लेंथ पे गेंद करते हैं, वो बैट्समैन को कई दफा समझना मुश्किल होता है। तो इस तरह का एक ऑलराउंडर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मेरी नज़र में बहुत एक अच्छी ऑप्शन है वो भी। जिस तरीके से उनको सिल्वर में पिक किया, मैं बल्कि मैं हैरान था कि अभी तक इफ्तिखार को बड़े लेट पिक हुए हैं ये ड्राफ्ट के अंदर। ये और भी मे बी आई एम श्योर कि और भी टीम्स ने इन पे नजर रखी होगी लेकिन पिक नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद ने वाकई इनकी अच्छी चॉइस है जो पिक की। ओबियसली हाँ, अभी तो क्योंकि नए ऑप्शंस आ रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता है क्योंकि 11 खिलाड़ी उन्हें खेलना होता है। लेकिन क्योंकि पीएसएल में 6 टीम्स हैं तो फिर उस वहाँ पे एक 66 लोगों का ऐसा ग्रुप बनता है जो कि खेलता है, तो वहाँ पे इनकी जगह बन सकती है। सही है। तो फकर बाकी जो भी इनकी पिक्स हैं ऑलमोस्ट नॉन प्लेयर्स हैं पाकिस्तानियों के लिए। रेस्ट टोपली हैं जो फास्ट बॉलर हैं, इनके हवाले से आप बता दें, क्योंकि यही थोड़े से अननोन प्लेयर हैं जो शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी में अभी इतना फेमस नहीं है। रिस टोपली इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, काउंटी काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और मेरे भी इनको ज़्यादा देखा नहीं है किस तरह की बॉलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन और स्टैट्स भी इतने नहीं पता। मुझे नहीं पता यार। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा इसके अंदर अदनान। नॉर्मली रीस टॉपली बेसिकली इंग्लैंड के, सही कह रहे हैं, इतने तो सही बताया कि बॉलर हैं। और नॉर्मली अबू धाबी में जब इंग्लैंड का टूर था तो इन्होंने इंग्लैंड के टूर में टूर भी किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले भी हुए हैं। टॉल हैं ये, जैसे स्टीवन फिन आपको याद होगा उस तरह की इनकी पेस 140 टू 145 वेरी करती है। स्लो बॉल बड़ा अच्छा करते हैं और यॉर्कर्स इनके काफी अच्छे हैं और डाउन द ऑर्डर एक आधा 6 हिटिंग भी कर लेते हैं। तो इनके स्टैट्स इसीलिए ज्यादा नहीं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनको उस तरह से चांस कम मिला है, बिकॉज ज्यादातर जो है प्रेफर करते हैं न्यू बॉल बॉलिंग बॉल से करना है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड में ऑप्शंस ही इतनी ज्यादा न्यू बॉल से, तो ये है कि फिर ये अपने आप को कोशिश करते हैं कि डेथ बॉलर का, जैसे क्रिस जॉर्डन को फॉलो करते हैं थोड़ा सा कि स्लोअर बॉल और यॉर्कर्स के ऊपर। बाकी इनकी पेस अच्छी है और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि देखें जो एक नया फ्रेश चेहरा होता है उसके पास लोगों ने इतना वर्क नहीं किया होता। हालांकि इतना ज्यादा फ्रेश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पीएसएल के अगर हम देखें तो उनका एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल में इनकी अच्छी एक ये चॉइस है। अब मैं अपनी फेवरेट कैटेगरी में मूव करता हूँ, जिसमें इन्होंने पिक किए हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। तो बाजवा साहब, आप इस पे नजरसानी करेंगे कैसे प्लेयर हैं और कैसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है खिलाड़ी, क्योंकि प्लेइंग 11 में लाजमी रखना होता है। एक तो एमएस रफी अब्दुल्ला है, तो आप इनके बारे में बताएं कि कैसे बॉलर है। मोहम्मद वसीम जूनियर काफ़ी ज़्यादा नाम चाह रहा है सोशल मीडिया पे, अगर आप फॉलो करें तो काफ़ी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं इनकी। अभी पाकिस्तान कप जो था उसमें इन्होंने कोई ऐसी इनिंग्स खेली है, 50 रन स्कोर किए थे ऑलमोस्ट 30 50 बॉल्स पे, 50 स्कोर की 50 स्कोर की थी और बहुत क्रूशियल स्टेज पर आए थे। अपनी टीम इनकी ज़्यादा आउट हो चुके थे, तकरीबन 7 आउट हो गए थे,
150 के राउंड अबाउट स्कोर था, वहां से इन्होंने आके हिटिंग स्टार्ट की और काफी क्लीन हिटिंग करते हैं। और उसके अलावा बॉलर फास्ट बॉलिंग में भी काफी अच्छी बॉलिंग भी मुजाहिरा करते हैं। तकरीबन ऑलराउंडर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का उमैर भी ने बताया था कि वतीरा है कि वो ऑलराउंडर इकट्ठे करते हैं अपनी टीम में, तो ये उनके लिए परफेक्ट एक चॉइस कह लें इमर्जिंग कैटेगरी में उनको मिल गई है मोहम्मद वसीम, और इनको भी 10 आउट ऑफ 10 इस पिक पर दूंगा मैं। बिल्कुल ऐसे सही है, 10 आउट ऑफ 10। तो ये भी बताएं कि क्या जेन्युइन ऑलराउंडर है या जिस तरह बाकी ऑलराउंडर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं इन दिनों, क्योंकि जेन्युइन तो कोई मिल नहीं रहा, या तो कोई अच्छी बॉलिंग करता है या कोई अच्छी बैटिंग करता है, दोनों शोबों में कोई अच्छा ऑलराउंडर देखने को नहीं मिल रहा। क्या इस तरह की कोई इसमें खासियत है या सिर्फ यह है कि बिट्स एंड पीसीज है ये भी? बैटिंग में तो प्रॉपर बैट्समैन हैं ये, नहीं बॉलिंग मैंने इतनी खास फॉलो नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग अच्छी करते हैं। मैं भी कुछ ऐड कर लें। नहीं, अगर आपने आस जी जी आपने अगर आसिफ अफरीदी को थोड़ा फॉलो किया हो तो ये बेसिकली उसी टाइप के बॉलर हैं कि इनकी पेस 130 टू 135 रहती है, और ये सेकंड चेंज जी जी कई दफा नया गेंद कम करते हैं, सेकंड चेंज बॉलर हैं, और ज्यादातर ये कि इनकी हिटिंग पावर हिटिंग काफी है इनकी, जो कि इन्होंने अभी मुजाहरा भी किया पाकिस्तान कप में। तो मेरे ख्याल में ये दैट एट इस्लामाबाद के उनके पूरे 11 के 11 जो है ना वो प्रॉपर हिटिंग कर सकते हैं, प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं, और सारे के सारे बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये उस हिसाब से उनके लिए आप परफेक्ट 11 है। हाँ, एमएसएफई अब्दुल्ला साथ ही इमर्जिंग में माजी में भी लिए इन्होंने और अभी भी हैं, उस पे भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दें। सफ़ी का ये है कि लास्ट ईयर भी थे इनके साथ, स्पिन बॉलिंग करते हैं, और जो मैच जितवाया मूसा खान ने अपनी बैटिंग से, उसमें भी इन्होंने एक एंड थोड़ा संभाले रखा हुआ था, और शहीन को जो एजिस पे चौके हुए थे उनमें भी इसको एक दो चौके इन्होंने मार दिए थे। तो मैच जितवाने में भी इनका उतना ही हाथ था जितना मूसा खान का था, और इनकी बॉलिंग से ज़्यादा हमें वो इनकी बैटिंग ही याद रह गई है। लेकिन जो बॉलिंग है उनके इतने ज़्यादा चांसेस तो नहीं मिले। लास्ट ईयर इमर्जिंग में थे, 2 इमर्जिंग में से एक ही खेलता है ज़्यादा, वो आकिफ जवेद इनके बॉलर थे, फास्ट बॉलर, उसको भी उन्होंने रिटेन किया है। वो ज़्यादा मैचेस खेलते रहे हैं, तो अभी देखना है, मुझे तो अच्छा प्रोस्पेक्ट लगते हैं। रिसेंट परफॉर्मेंसेस भी इतनी ज़्यादा तो खास नहीं है, क्योंकि कोई इनका नाम हम सुन नहीं सके इनका सोशल मीडिया पर, लेकिन जो इनका फिर वही बात है कि कोर जो मेंटेन करने वाली बात है, पिछले साल के आप कितने प्लेयर रिटेन कर सकते हैं अपनी टीम में, उसके लिए अच्छी पिक कह सकते हैं। हाँ, जो पिछले साल भी मुझे जैसे आपने याद कराया था तो थोड़ा सा रिकॉल हुआ है। तो इन्होंने 2 मैचेस खेले थे और काफी इकोनॉमिकल रहे थे, और वो आपने कहा बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप में उनका साथ भी दिया था, तो उस हिसाब से अच्छी 9 आउट ऑफ 10 पिक है। आकिब जावेद की बात कर लेते हैं। आकिब जावेद जो है सिल्वर में थे, इन्होंने सप्लीमेंट्री में उठाए, तो इनके बारे में ये है कि पिछले कुछ अरसे से इंजरी का शिकार भी हैं, अभी कोई उस तरह की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे डोमेस्टिक में, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है सिक्योर कर लिया, उन्हें भी पिक कर लिया है। तो उस हवाले से क्या कहते हैं कि आकिब जावेद के बारे में कि सही मूव है, एक खिलाड़ी इंजरी का शिकार है और लेकिन उसे फिर भी आप स्क्वाड में ले रहे हैं कि शायद इंजरी से रिकवर कर जाए और फिर बाद में उसे खिला लें? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये सिल्वर में नहीं, ये इमर्जिंग के ही हिस्सा है, और ये सिल्वर सप्लीमेंट्री पिक हुए हैं, आप इनको इमर्जिंग में खिला सकते हैं। इसमें ये सिनेरियो है कि लास्ट टाइम भी हाँ बिल्कुल, इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई खातिर खा परफॉर्मेंस कोई इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड तो नहीं रही, लेकिन हाँ एक मतलब इनकी बॉलिंग ये पेस के साथ आते हैं, और अब इनकी शुरू में जो उन्होंने कुछ मैचेस खेले थे लाइन लेंथ काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर हम रीसेंट पास फॉर्म में देखें तो वो क्वेश्चनेबल है। लेकिन जैसे कि आपको पहले ही बताया कि मेरा ख्याल में इनका एक मेन यही चीज़ होती है कि अपने कोर को मेंटेन करें, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर्स का कोर बनाते हैं और एक लोकल प्लेयर्स का, क्योंकि कहने का मुझसे ये है कि वो मैं एक बात सुन रहा था तो ये कहते हैं कि हम जब भी कोई अभी हैदर रजा ने भी ये बात की थी हमारे शो में ही, कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जब कोई पिक होती है तो हमारे लिए वो इमर्जिंग कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम इमर्जिंग कैटेगरी में अगर आप देखें कि अब्दुल्ला जो इनके ऑलरेडी खेले हुए हैं उनको उन्होंने रखा था, फिर ये आकिब जावेद को उन्होंने कोर में मेंटेन किया था, तो ओबियसली वो एक कोर को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। तो उसी वजह से नहीं तो अगर मतलब वैसे अगर आप देखें तो आसिफ अफरीदी मैं समझता हूँ इनसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन थी अगर इमर्जिंग में अगर उन्होंने इसको रिटेन करना था, लेकिन वो एक कोर को लेके चलना चाह रहे हैं और इसको ग्रूम करना चाह रहे हैं, तो इस वजह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को नहीं, देख के ख्याल ही तो चल रहे सारे हैं ना हो गए। फिर। अब आखिरी पिक जो इन्होंने की थी वो थी क्रिस जॉर्डन की।
तो क्रिस जॉर्डन की अवेलेबिलिटी का भी है, लगता नहीं है कि ये अवेलेबल हो पाएंगे क्योंकि इंग्लैंड के स्क्वाड में सेलेक्ट हो जाएंगे, इंडिया का टूर है, लेकिन फिर भी इन्होंने ले लिया शायद फ्यूचर को देखते हुए। इस पे तो ज्यादा बात करती नहीं क्योंकि सबको पता है इनकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। पाकिस्तान सुपर लीग में भी ये उन प्लेयर्स में शामिल है जो पहली बार जब पाकिस्तान में फाइनल आया था तो ये पेशावर ज़ल्मी के साथ आए थे। तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट जब वापस आए तो उसमें भी काफी अहम किरदार है क्रिस जॉर्डन का। ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, उन प्लेयर्स को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उस वक्त आए थे। तो अभी शायद इस वजह से लिया इन्होंने कि शायद अगले साल के लिए अगर ये अवेलेबल होते हैं तो मुकम्मल इन्हें सिक्योर कर सके जब खिलाड़ी को रिटेन करना होता है। तो फिर भी अगर अवेलेबल होते हैं तो इस पर थोड़ा सा आप फकत ऐड हाँ, क्रिस जॉर्डन जैसा सारों को पता है कि T20 स्पेशलिस्ट, डेथ के स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। अवेलेबिलिटी का आपने बताया कि जैसे इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे टॉम बेंटन की अवेलेबिलिटी का इशू है, वैसे इनकी भी अवेलेबिलिटी का इशू है। इंडिया के साथ इनकी T20 सीरीज है, तो अगर उसमें चले गए ये सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये खेल नहीं सकेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि सिक्योर करने वाली बात, तो उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अब ये इतनी एज इनकी नहीं है कि इसको हम फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकें। इनकी परफॉर्मेंसेस भी थोड़ी डिप का शिकार हैं पिछले 2-3 सालों से। उस तरह की बॉलिंग ये नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर वो अगर पिक कर सकते थे, उनको जाना चाहिए था। क्योंकि अवेलेबिलिटी का अगर ना इशू होता फिर तो ओके थी ये पिक, लेकिन चूंकि अवेलेबिलिटी का इशू है उनकी, तो वो इनसे बेहतर पिक इस्लामाबाद वाले कर सकते थे। अच्छा, एक हैरानकुन पिक जो है नहीं की इन्होंने रिटेन किया, स्टेन को नहीं किया, उसके बारे में क्या राय है आप लोगों की? स्टेन को डेस्ट इन्होंने के वो रिलीज प्लैटिनम में थे ना, प्लैटिनम में अब किस किस को रिटेन करते? एलेक्स हेज भी थे, शादाब भी थे। सप्लीमेंट्री में स्टेन अवेलेबल थे, तो स्टेन को पिक कर सकते थे मेरे ख्याल में। पर्स का इशू होगा ना, पर्स जैसे वो उन्होंने बताया था कि पर्स जब उन्होंने पिक किया कोयटा वालों ने, तो ये चले गए थे उनके पास इरहान भी के इनके पास इतने पैसे कैसे बचे हैं कि इन्होंने स्टेन पिक कर लिया। तो आई थिंक इनके पर्स का इशू होगा कि ये सप्लीमेंट्री का कोई प्लैटिनम में का प्लेयर नहीं उठा सकते होंगे सप्लीमेंट्री में, तो इस वजह से स्टेन को नहीं ले सके थे। है ना, वो 18वां खिलाड़ी इसीलिए पिक नहीं कर सके, उनके पास का इशू है, उनके पास बजट नहीं था। इस वजह से अभी वो कोई सिलसिला चल रहा है, कम पैसे उनके पास, तो शायद है फिर उसमें बजट में देख के वो खिलाड़ी लेंगे। तो ये एक्चुअली जी जी तो, जी जी सॉरी, बस एक बात कह रहा था व्यूअरशिप के लिए, कि व्यूअर्स को ये जी व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री में जो प्लेयर पिक करते हैं वो पर्स के हिसाब से या तो प्लैटिनियम हाफ अवेलेबल आप कर सकते हैं, या डायमंड फुल अवेलेबल कर सकते हैं, या फिर एक प्लेयर जो रेलीगेशन उसकी रिक्वेस्ट, मतलब उसकी जो मिनिमम रेलीगेशन जो है वो 1 कैटेगरी डाउन डायमंड पे वो खेलना हो पूरे, तो उस पे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो स्टेन है वो डायमंड में एक डिप करके फिर पूरी फुली अवेलेबल उनके पास कोयटा के पास गया है। अच्छा, सही है। इसका नहीं तो आइडिया था। के बाद यूनाइटेड को डिस्कस किया, यूनाइटेड की जो भी पिक्स थी, जो रिटेंशन थी, उस पर हर खिलाड़ी को देखा गया, उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस किस तरह की है, क्या फायदा हो सकता है उसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को आने वाले पीएसएल सीजन में। इसी तरह हम आने वाले जो शोज हैं उनमें भी बात करेंगे, हर पीएसएल फ्रेंचाइज के वाले से बात करेंगे कि किस तरह के उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, किस जो पिक्स की हैं वो कितनी सही है कितनी नहीं। उसके बाद फिर हम एक शोज का सिलसिला स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर टीम की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस के हवाले से बात करेंगे। तो मुकम्मल जो भी हम अपडेट्स होंगी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से वो लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं पर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। इससे ये होगा कि जो भी शोज हम लाएंगे वो आप तक इससे जल्द पहुंचेंगे। और हम अपने क्रिकेट दीवानों से भी इजाजत चाहेंगे। उमैर भाई आपका शुक्रिया, आप आए। फकत आसिफ बाजवा आप होस्ट थे, लेकिन आज मैं होस्ट बना। आपकी जो होस्टिंग है वो हमने मिस किया आज, लेकिन आपने काफी अच्छी तरह होस्टिंग में थोड़ी सी कर लेता हूँ, मुझे बताएं इनको इसका जो स्क्वाड इस्लामाबाद ने सेलेक्ट किया है, इसमें 10 में से कितने नंबर देंगे आप? फॉर मी 9 आउट ऑफ 10। इसकी वजह ये है कि स्टिल क्रिस जॉर्डन का एक इशू है, उनकी अवेलेबिलिटी का इशू है। अगर आप क्रिस जॉर्डन को निकाल दें तो वही वाली बात है, इनके पास सिर्फ एक पेस प्रॉपर बॉलर जो है वो जिसे कहते हैं कि जिसके ऊपर रिलाई कर सकते, एस बॉलर जिसे कहते हैं। फास्ट बॉलर में हसन अली वो अवेलेबल रहेंगे, उसके अलावा मीडियोकर बॉलर्स हैं, और शादाब खान की भी जो इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है या फॉर्म है वो बहुत क्वेश्चनेबल है। तो स्टिल कहीं ना कहीं बॉलिंग एक एरिया ऑफ कंसर्न फिर बन सकता है।
दैट्स व्हाई मैं इनको 9 आउट ऑफ 10 दूं। अच्छा, गलतियां हाँ, इतनी ज्यादा निकाली हैं, पॉइंट सिर्फ एक ही काटा है। गलतियां आप वाली, विकेट कीपिंग में भी इनको मिसाइल होंगे, देख लेना आप। विकेट कीपिंग तो वो अच्छी करेंगी, लेकिन बैटिंग का दोनों का सवालिया निशान ही है। तो ठीक। मैं इन्हें साथ देता हूँ। बैटिंग में भी इनको मिसाइल होंगे थोड़े, और जो ये विकेट कीपिंग है इसमें भी जो विकेट कीपर की जो बैटिंग है उसमें इन्हें मिसाइल हो सकते हैं। बाकी इनकी बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, वो जबरदस्त है। बॉलिंग में शायद इनके थोड़े से इन्हें मार पड़े, तो मैं इन्हें ये साथ दे 10 में से 7। ठीक है, फखर आप। आपने 7 और 9 दिए, मैं चले 8 दे देता हूँ। एक पॉइंट आपने मिस किया, लुइस ग्रेगरी की जो पिक थी, वो भी ये बेहतर कर सकते थे, उनको डायमंड में पिक किया। तो जो इनकी बैटिंग और बॉलिंग के साथ साथ ग्रेगरी की जो पिक थी उसको से मैं थोड़ा नाखुश हूँ, इस वजह से मैं 8 आउट ऑफ 10 इनको दे रहा हूँ। सही है। ठीक है, तो ओवर टू यू होस्ट। पोस्टिंग आपकी मिली है मुझे, लेकिन आज आपके जो एनालिसिस थे वो काफी पसंद आएंगे मुझे लगता है अवाम को। आज हमने कहा जी फकर को भी देखने के ये कैसे एनालिसिस करते हैं। वैसे तो सबसे सवाल पूछते ही रहते हैं, आज हम सवाल पूछते हैं इनसे। तो उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया। अगर आपको शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और हम सबको आप इजाजत दें, और क्रिकेट को देखते रहें, क्योंकि क्रिकेट है जिंदगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज नान।